4 सवाल करवाने जा रहा हूं, जिन 4 सवालों से हम आगे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये सवाल तो हम कर चुके हैं, वापस क्यों करवा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं आने वाले टॉपिक का। चलिए समझते हैं क्या है। ये है हमारे पास सवाल नंबर 1। क्या बोला है? फोर्स दे रखा है और फोर्स कांस्टेंट है और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट है और वर्क डन पूछा है, तो फटाफट कर दे। F डॉट S, F कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे 2i कैप प्लस 4j कैप के साथ। S वेक्टर यही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 प्लस 4 3 12, तो ये आ जाएगा 16 जूल। इसी तरीके से हम निकालते हैं। यस और नो? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अब मेरे पास क्या है? पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट सेम है, फोर्स चेंज हो गया। तो अब मेरे पास जो वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास अब जो फोर्स आ गया वो वेरिएबल फोर्स आ गया, और वेरिएबल फोर्स आ गया तो मैं इसी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। चलिए, fx है मेरे पास 2x dx, इंटीग्रेशन की लिमिट x की लिमिट आएगी तो ये आएगी 0 से लेके 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy विच इज y dy, और y की लिमिट कितनी है? 0 से लेके 4 तक। तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 जाएगा x स्क्वायर 0 से लेके 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 4। तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 16 बाय 2 विच इज 8। तो ओवरऑल मेरे पास आंसर आएगा 12 जूल। यस और नो? तो ये मेरे पास सेकंड टाइप है सवाल का, जहां पे मेरे पास i के कोफिशिएंट में x का फंक्शन और j के कोफिशिएंट में y का फंक्शन मेरे पास गिवन में होता है, और इसके लिए जो हमारे पास वर्क डन आया वो आया 12 जूल। ये हम अभी तक सीखते हुए आए हैं। चलिए अगला टाइप समझते हैं। सवाल का अगला टाइप क्या है? अब अगले टाइप में मेरे पास क्या है कि अगर आप गौर से देखोगे तो i के कोफिशिएंट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होता तो मैं सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy इस तरीके से सॉल्व करके चीजों को सॉल्व कर लेता। क्योंकि मेरे पास इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दे रखा है तो लिमिट लगा के चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक y भी है और j के साथ मेरे पास जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। यस और नो? तो चीजें थोड़ी फंस गई। चलिए जितना हमको आता है उतना लिखते हैं, उसके बाद चीजों को आगे देखते हैं। हमको ये बात पता है कि ये है मेरे पास fx, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, fx ऐसे नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं ऐसे, ऐसे नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि i कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसको मैंने कहा fx, तो ये क्या हो गया? fx dx प्लस fy dy, और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। चलिए fx मेरे पास क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dy। यस और नो? क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy। अब बात समझो, ये x स्क्वायर dy। अब बात समझो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x स्क्वायर y। बेसिकली ये x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन है। किस तरीके से? कि मुझे ये बात पता है कि अगर मुझे x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको मानूंगा u, इसको मानूंगा v, तो u को छोड़ा x स्क्वायर, v का डिफरेंशिएशन dy प्लस v को छोड़ा y और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx। यस और नो? तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या?
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करो कि एक्स स्क्वायर वाई को आप के मान लो, एक्स स्क्वायर वाई को के मान लो। अब जब एक्स स्क्वायर वाई को के मान लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी के। अब गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स दे रखी है वो है एक्स और वाई की, लेकिन हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं के रिस्पेक्ट में, तो हमको लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा के रिस्पेक्ट में। तो जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वो है 0,0 और के है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आएगी, 0 का स्क्वायर इंटू 0 विच इज 0। नेक्स्ट है हमारे पास 2,4, तो इसमें के की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू 4 पुट करो इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। तो k की जो लिमिट आई वो आई 0 से लेके 16 तक। तो dk का इंटीग्रेशन हो जाएगा k 0 से लेके 16 तक और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16 जूल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है ये तो आपको याद था या फिर कुछ भी कह लो कि आपको स्ट्राइक कर गया। अगर आपको स्ट्राइक नहीं किया, हमको एग्जाम में स्ट्राइक नहीं किया, हम बार बार ऐसे थोड़ी सॉल्व करते रहेंगे कि याद कर लो, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि याद कर लो चीजों को, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। बिल्कुल तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप यहां से यहां तक आ पाओ, जब भी ऐसा कर पाओ तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल। तो जब भी आपका परफेक्ट डिफरेंशियल बन पाए तो परफेक्ट डिफरेंशियल बना लो और जो भी अंदर आए उसको के मान लो, लिमिट को चेंज करो और लिमिट को चेंज करके चीजों को सॉल्व कर लो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यहां से यहां तक आ पाओ, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है कि ये जो आपका बने ये कोई परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म ले ही सही, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। हो सकता है ये कभी परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म ना भी ले। कैसे, हमारा है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है कि ये अब परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म नहीं लेगा। कैसे, अगर मैं इसकी बात करूं तो वर्क डन मेरे पास क्या आएगा, वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx। अब बात समझो कि अंदर जो वेरिएबल है वो है y और मुझे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, और मुझे ऐसा कोई जरिया भी नहीं दिख रहा कि जिसका परफेक्ट डिफरेंशियल ये बन सके। यस और नो। तो अब किस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ तब सॉल्व होगा जब आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन में, y as a function of x it should be given। और जैसे ही y as a function of x गिवन में होगा हम उसको यहां पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट भी मैं x की पुट करके चीजों को सॉल्व कर लूं। अब अगर मैं पॉइंट्स को देखूं, मेरे पास जो पॉइंट्स है वो है एक पॉइंट है 0,0 और दूसरा पॉइंट है 2,4। तो 0,0 से लेके 2,4 तो मैं कई रास्तों से जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास जो मेरा रास्ता है वो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कुछ इस तरीके से, तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये क्या क्या इक्वेशन बनेगी, y माइनस y1 विच इज 0 डिवाइडेड बाय mx, m कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 2, x माइनस x1 तो y इज इक्वल्स टू 2x। ये मेरी इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन की, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी और अगर मेरे पास पाथ ये गिवन में है
तो y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा 2x, और जब मैं इसमें ये वैल्यू पुट करूंगा तो फर्स्ट पाथ के लिए जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2x इंटू dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, और लिमिट लगा दूंगा 0 से लेके कहां तक 2 तक, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 0 से लेके 2 तक, तो अपर लिमिट 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 जूल, दिस वुड बी माय वर्क। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस केस में मैं वर्क डन सिर्फ और सिर्फ तब निकाल पाया जब मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन में हो, या फिर इसी चीज को आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो जब मेरे पास पाथ गिवन में हो कि आप किस पाथ के थ्रू जा रहे हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, इसी में मेरे पास एक पाथ और हो सकता था। क्या पाथ हो सकता था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मेरे पास सेकंड पाथ होता तो मेरे पास वर्क डन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx, और y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर dx, तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब बाय 3, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 2 जा 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज माय वर्क डन। अब बात समझो कि सबसे पहली बात कि मैं वर्क डन सिर्फ और सिर्फ तब निकाल पाया जब मुझे पाथ गिवन में था, और अलग अलग पाथ पे जो वर्क डन आया वो अलग अलग आया, यस और नो। तो इसी के बेसिस पे हमारे जो फोर्सेस होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट एग्जांपल में क्या आपको पाथ की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या? नहीं। तो जब भी हमारे पास फोर्स कांस्टेंट आएगा तब हमारे पास जो कांस्टेंट फोर्स होगा वो कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो कहलाता है मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स हमारे पास किस तरीके के होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया था जहां पे i का कोफिशिएंट x का फंक्शन है और j का कोफिशिएंट y का फंक्शन है। तो i का कोफिशिएंट x का फंक्शन, j का कोफिशिएंट y का फंक्शन, ऐसे केसेस में भी मुझे पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ये जो वर्क डन होगा, इसका जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो कैसे फोर्सेस हो जाएंगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तीसरा एग्जांपल जहां पे मेरे पास परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, तो अगर आप तीसरे केस में देखोगे कि जहां पे परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है यहां पे भी मुझे पाथ की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस टाइप का जो फोर्स होगा वो भी मेरे पास कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर मैं मेरे फोर्थ टाइप की बात करूं जहां पे मुझे वर्क डन निकालने के लिए पाथ की जरूरत पड़ी और अलग अलग पाथ पे वर्क डन अलग अलग आया, तो इस तरीके का जो फोर्स होता है वो कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर पाथ इज रिक्वायर्ड और नॉट टू फाइंड द वर्क डन, forces are categorized into two categories. The first one is conservative forces and the second one is non-conservative forces. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर बेसिकली दोज फोर्सेस जिनका वर्क डन निकालने के लिए हमको पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर आसान भाषा में ऐसा कह दो कि जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो दोज फोर्सेस whose work done
does not depend on path. ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है? आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बता दो, या फिर इनिशियल पोजीशन या फिर फाइनल पोजीशन बता दो, तो हम उस पॉइंट का बेसिकली उस पॉइंट की हेल्प से वर्क डन निकाल लेंगे उस फोर्स का। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस depends only on initial and final position. yes or no? अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि क्लोज्ड साइकिल में वर्क डन क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस का, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। क्लोज्ड साइकिल का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यस और नो? तो यहां से स्टार्ट हुआ और फाइनल पोजीशन भी इसका सेम ही है। कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो बेसिकली क्लोज्ड पाथ होगा, और क्लोज्ड पाथ होगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि इन क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0। इन अ क्लोज्ड path work done by conservative force is 0। अभी थोड़ी देर बाद इसका एग्जांपल भी दे दूंगा जिससे इसकी थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है ना, अभी मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं आपको, इसको 2 या 3 लेक्चर बाद प्रूफ भी कर दूंगा। बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है, या फिर आगे जाके हम एनर्जी पढ़ेंगे तो इसको ऐसे समझो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं तो उसका वर्क डन सिस्टम से बाहर चला जाता है, बेसिकली सिस्टम से डिसिपेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस stores in the system in the form of potential energy। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये बिल्कुल डिस्कस करेंगे, डिटेल में सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अभी सिर्फ लिख लो किस तरीके से स्टोर होता है, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, सब पे डिटेल में डिस्कशन आएगा जब इनका टाइम आएगा। अभी क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूं। ओके, चलिए अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे पहला जो फोर्स है वो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव होता है। दूसरा फोर्स है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, इलास्टिक फोर्स। ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव होता है। एक फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग फोर्स। ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव होता है। आगे जाके क्लास 12th में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी हमारे पास कंजर्वेटिव होता है। मैग्नेटिक फोर्स भी हमारे पास कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। मैग्नेटिक फोर्स भी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो ये सारे फोर्सेस हैं जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। ओवरऑल मैं क्या बात कह सकता हूं
कि जितने भी मेरे पास सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसके सेंटर पे, और ये इसके सेंटर पे लगेगा। तो बेसिकली अगर फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं कि दे आर एक्टिंग सच दैट their direction is along the line joining their center, तो उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो जितने भी सेंट्रल फोर्स हम पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारे हमारे पास कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब इस लाइन का मतलब समझते हैं कि इन अ क्लोज्ड पाथ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। कैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है और इसको मैं h हाइट पे ले जा रहा हूं और h हाइट से वापस ले आ रहा हूं। तो क्या ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया? क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से गए थे वहीं पे वापस पहुंच गए। तो सबसे पहली बात, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, तो a से लेके b तक अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आवर कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो कितना होगा? mg नीचे h ऊपर, तो ये होगा माइनस mgh। फिर b से लेके a तक अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो mg नीचे और h भी नीचे, तो ये हो जाएगा mgh। तो पूरे क्लोज्ड पाथ में जो हमारा टोटल वर्क डन होगा वो होगा प्लस mgh माइनस mgh विच इज इक्वल्स टू जीरो। सो क्लोज्ड पाथ में जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा जीरो। स्टार्टिंग में हमने एक बात बोली थी कि जो हमारा वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे भी तो वही केस है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका जो वर्क डन है ये पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप इसको h हाइट चाहे सीधा ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, वर्क डन मेरे पास माइनस mgh ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट से मतलब होता है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन? तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लोज साइकिल में वर्क डन जीरो होता है। सारी बातें हम धीरे 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 प्रूव कर रहे हैं, यस और नो। और ये जो बात थी यहाँ पे हमने लिखी थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे वहां पे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो ये सेंट्रल फोर्स हो गए, मैग्नेटिक फोर्स हो गए। अगर मेरे पास कांस्टेंट फोर्स है जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 1 था, तो भी मेरे पास जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर मेरे पास I के साथ fx है प्लस j के साथ fy है एंड k के साथ fz है, मतलब I का कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, j का कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है और k का कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ z का फंक्शन है, इस केस में भी जो हमारा फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा। और तीसरा एग्जांपल जो हमने तीसरा एग्जांपल देखा था, अगर मेरे पास परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, परफेक्ट डिफरेंशियल वाला जो फोर्स होगा, इस तरीके का जो फोर्स होगा वो भी हमारे पास कैसा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप दीज थिंग्स अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज क्लियर। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये मैं देखते ही पहचान लूंगा, ये भी मैं देखते ही पहचान लूंगा, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि जब I के कोफिशिएंट में x और y दोनों हो और y के j के कोफिशिएंट में भी x और y दोनों हो या फिर सिर्फ x हो, तब हम किस तरीके से पहचानेंगे कि परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं? तो इसके लिए बिल्कुल आपको बताया जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद यही टॉपिक है, उसकी फिक्र आपको नहीं करनी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने पढ़ा, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं अगर मैं, तो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, दोज फोर्सेस
whose work done depends on path. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि पाथ पे डिपेंड करता है और अलग अलग पाथ पे वर्क डन अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि पाथ अलग अलग पाथ पे अलग ही होगा और अलग अलग पाथ पे सेम नहीं हो सकता ना। तो अलग अलग पाथ पे वर्क डन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होता है, ये वर्क डन सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं होता, ये सिस्टम से बाहर चला जाता है। और किस फॉर्म में बाहर जाता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस dissipates from system in the form of heat, sound and various other forms। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, इनका वर्क डन सिस्टम से बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे विस्कस फोर्स, फ्लूइड्स के अंदर हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होता है। एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर फ्रिक्शन जो होता है, ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होता है। और जो हमारा फोर्थ टाइप हमने देखा था जहां पे परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनता है, वो भी हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं नॉन कंजर्वेटिव के। अच्छा, इसमें एक बात और लिख सकते हैं हम कि इन अ क्लोज्ड साइकिल वर्क डन बाय non-conservative forces is not zero, is not zero। I hope this thing is clear। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं क्या होता है। लेट्स से मेरे पास एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का और इसके ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में लगाया एक 10 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.2। तो बेसिकली इसके ऊपर इस तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 0.2 into 20 which is 4 न्यूटन। और पीछे की तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लगा, तो लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास 2 मीटर। यस और नो? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए से लेके बी तक लेके गया। तो अगर मैं ए से लेके बी तक की बात करूं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? भैया फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ 4 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ 2 मीटर, तो वर्क डन हो जाएगा -4 into 2 which is -8 जूल। अब सवाल उठता है कि बी से लेके ए तक चीजें कैसी हो रही होगी। जब पार्टी मतलब जब ब्लॉक बी से लेके ए तक मूव करेगा तो क्या होगा कि इसका मोशन इस तरफ होगा और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो बी से लेके ए तक जो हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगेन फ्रिक्शन फोर्स 4 इधर और डिस्प्लेसमेंट 2 इधर, तो अगेन ये आ जाएगा -8 जूल। तो इन अ क्लोज्ड साइकिल अगर मैं बात करूं तो वर्क डन कितना आएगा? -16 जूल। I hope these things are clear to you। Okay? चलिए, तो ये था हमारे पास कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब आते हैं आपके डाउट के ऊपर कि सर हम कब परफेक्ट डिफरेंशियल बना सकते हैं और कब नहीं बना सकते, और बना सकते हैं तो हमको पता कैसे पड़ेगा कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो बेसिकली थर्ड और फोर्थ केस का जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे चेक करते हैं कि पता कैसे पड़ेगा कि एफ परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं।
चलिए हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो ये था, क्या था, f इज इक्वल टू 2xy i कैप प्लस एक्स स्क्वायर j कैप। तो सबसे पहले क्या करो, आपका स्टेप 1 क्या होगा, मुझे ये बात पता है, ये है मेरे पास fx और ये है मेरे पास fy, फंक्शन नहीं बोला है, fx मतलब i का कोफिशिएंट और fy बोले तो j का कोफिशिएंट। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, इंटीग्रेट fx with respect to integrate fx with respect to dx assuming all other variables constant। कहने का मतलब क्या हुआ कि i का जो भी कोफिशिएंट है उसको इंटीग्रेट करो, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेट 2xy dx, यस और नो। और आगे क्या बोला है, अज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, मतलब x के अलावा जो सारे वेरिएबल्स है उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, y भी मेरे पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 चल जाएगा, तो ये बनेगा y इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, चल नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेट fy। अब fy को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू dy। एंड y के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, assuming all other variables as constant। मतलब बाकी सारे वेरिएबल्स को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, fy कितना है, एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू dy। अब y के अलावा सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है, मतलब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dy, और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर y। इसी तरीके से अगर मेरे पास fz भी होता तो fz को इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू z, अज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। अब बात समझो कि अगर मेरे पास यहां पे और यहां पे सेम चीज आ रही है, क्या यहां पे सेम चीज आ रही है, यस और नो। अगर सेम चीज आ रही है तो f मेरे पास कैसा है, परफेक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल। और क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर परफेक्ट डिफरेंशियल है तो f मेरे पास कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर। और अगर अलग अलग आ रही है तो आपके पास परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो बेसिकली कैसा फोर्स होगा आपके पास, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास पाथ की रिक्वायरमेंट रहेगी, पाथ आपको बताना पड़ेगा तभी उसका वर्क डन निकल सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद करो, जब हमने इसको लिखा था तो कैसे आया था, इंटीग्रेशन ऑफ 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। फिर हमने इसको ऐसे लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स स्क्वायर y। तो क्या ये एक्स स्क्वायर y यही निकल के आता है, यस और नो। यहाँ देखो क्या है, एक्स स्क्वायर y, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर y। तो बेसिकली इसको इसमें लिखना भी आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है तो ये सारा स्टेप करने के बाद अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इसको रिप्लेस करते हुए जो सेम वैल्यू आई उसको d करके लिख लो, d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई को k मानो, k की लिमिट चेंज करो और चीजों को सॉल्व करो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो चीज आएगी वो यही चीज होगी जो इनकी सेम आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू।
ओके चलिए एक दो सवाल करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। क्या सवाल है, मेरे पास एक फोर्स है F 3x स्क्वायर yz I कैप प्लस x क्यूब z j कैप प्लस x क्यूब y k कैप डिस्प्लेसेस द बॉडी फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो अगर मेरे पास I कैप का कोफिशिएंट सिर्फ x का फंक्शन होता, j कैप का सिर्फ y का और k कैप का सिर्फ z का, तो मैं आसानी से सॉल्व कर लेता। लेकिन यहाँ पे I कैप के कोफिशिएंट में yz भी है, j कैप की कोफिशिएंट में xz भी है और k कैप के कोफिशिएंट में xy भी है। तो मुझे सबसे पहली बात ये चेक करना पड़ेगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो कंजर्वेटिव है या नहीं है ये चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इसको इंटीग्रेट करो 3x स्क्वायर yz किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो yz को कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मानेंगे तो 3 बाहर yz बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 3 से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा x क्यूब yz। ये हो हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, fy को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y। fy क्या है, x क्यूब इंटू z dy, और y को छोड़ के जितने भी वेरिएबल है उनको कांस्टेंट मानो, कांस्टेंट मानेंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो x क्यूब इंटू z dy, और dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, तो ये क्या बनेगा x क्यूब इंटू yz। तीसरा पार्ट क्या होगा, fz को इंटीग्रेट करो, fz क्या है, x क्यूब इंटू y विद रिस्पेक्ट टू z अज्यूमिंग ऑल अदर्स वेरिएबल्स कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, x क्यूब y इंटीग्रेशन ऑफ dz, dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब yz। कहने का मतलब क्या हुआ कि तीनों अगर मेरे पास सेम आए तो सेम आए हैं तो हमारे पास जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो मुझे पाथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x क्यूब yz, x क्यूब yz। अब मैं क्या करूंगा, x क्यूब yz को t मान लूंगा, x क्यूब yz को t या फिर k मान लो। अब लिमिट भी लगानी मुझे पड़ेगी, तो लिमिट लगानी पड़ेगी तो k की अलग अलग लिमिट लगा लो। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास 0,0,0, तो इसके लिए जो मेरे पास k इनिशियल हो जाएगा 0,0,0 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट है 1,2,3, तो k फाइनल मेरे पास हो जाएगा 1 का क्यूब इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6। तो बेसिकली अब जब मैंने x क्यूब yz को k मान लिया तो क्या मैं इसको वर्क डन को इंटीग्रेशन ऑफ dk लिख सकता हूं, k इनिशियल से लेके k फाइनल तक, dk का इंटीग्रेशन होगा k कहां से कहां तक, 0 से लेके 6 तक, तो वर्क डन मेरे पास आ जाएगा 6 जूल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, और ये आपको स्टेप समझ में आया होगा कि किस तरीके से पता लगाते हैं कि f मेरे पास परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, या फिर f मेरे पास कंजर्वेटिव है या नहीं। और अगेन आप ये बात देख सकते हो कि मेरे पास f कंजर्वेटिव निकल के आया तो मुझे पाथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मैंने वर्क डन निकाल लिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, अ फोर्स F is equals to yz I cap, xz j cap, xy k cap displaces a body from 0, 0, 0 to 4, 5, 6. Find the work done by the force. Again मेरे पास सिचुएशन सेम ही है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ yz dx, yz तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बनेगा x, तो ये बनेगा xyz। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ xz dy, xz तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, dy का इंटीग्रेशन होगा y, तो ये भी बनेगा xyz। तीसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ xy dz, xy तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो ये भी बनेगा xyz।
तीनों मेरे पास सेम आए, इसका मतलब कैसा हुआ फोर्स? कंजर्वेटिव। तो फोर्स मेरे पास कैसा हुआ? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो मैं क्या करूंगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई जेड। अब क्या करूंगा? एक्स वाई जेड को के मान लूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या था? 0,0,0। तो यहां से मेरे पास के इनिशियल मतलब इनिशियल लिमिट कितनी आ जाएगी? 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 4,5,6। तो के फाइनल कितना आ जाएगा? के फाइनल हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6। 6 5 30 एंड 30 4 120। तो के इनिशियल के फाइनल आ गया। तो मेरे पास वर्क डन क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी के 0 से लेके 120। डी के का इंटीग्रेशन हो जाएगा के 0 से लेके 120। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की वो आ जाएगी 120 जूल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? मेरे पास एक फोर्स गिवन में है वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। और जो पहला सवाल है वो ये है कि मुझे आप ये बात बताइए कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो सिंपल सा फंडा हमको निकालना तो आता ही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? वाई विद रिस्पेक्ट टू dx। और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये आ जाएगा xy। सेकंड क्या होगा? इंटीग्रेट fy विद रिस्पेक्ट टू dy। तो fy क्या है? एक्स स्क्वायर। और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई। अब यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो हमारे पास ये जो फोर्स होगा ये कैसा हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव। और अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो हमको कोई ना कोई पाथ गिवन में होना चाहिए। तो हमारे पास जो पाथ गिवन में है वो है 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और कहां से कहां तक? 0,0 से लेके 2,2 तक मुझे वर्क डन निकालना है। आई बात समझ में कि किस तरीके से सवाल बनेगा? कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव है या नहीं है। और अगर कंजर्वेटिव है तो पाथ की जरूरत ही नहीं है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको दे दिया जाएगा तो आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। और अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो पाथ आपको गिवन में होगा इस तरीके से, थ्रू दी पाथ 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और अगर पाथ गिवन में है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सिंपल सी बात, जितना हमको आता है उतना सबसे पहले लिखते हैं। वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई और इसका इंटीग्रेशन। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मेरे पास क्या है? वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई विच इज एक्स स्क्वायर डी वाई। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है कि dx के पास में जो कोफिशिएंट है, बेसिकली dx का जो कोफिशिएंट है वहां पे जो वेरिएबल है वो y का है। अगर यहाँ पे x का वेरिएबल होता तो मैं आसानी से सॉल्व कर लेता। यहाँ पे dy का जो कोफिशिएंट है और जो वेरिएबल है वो x का है। अगर y का होता तो मैं इसको आसानी से सॉल्व कर लेता। तो इसको x का बनाने के लिए और इसको y का बनाने के लिए हमारे पास पाथ गिवन में है। और पाथ क्या है? 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई 2। और उसको यहां पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2y इंटू डी वाई। इजी, अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। चलिए अब लिमिट लगाएंगे x की लिमिट है 0 से लेके 2 तक। यहां पे y की लिमिट भी कितनी है? 0 से लेके 2 तक। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, 0 से लेके 2 तक, प्लस ये बनेगा 2y स्क्वायर बाय 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा y स्क्वायर 0 से लेके 2 तक। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब विच इज 8 बाई 6 माइनस 0 प्लस
2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 0, सो 2 3 जा 2 4 जा, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा कितना, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 इज 16/3 जूल, दैट वुड बी माय वर्क डन। तो आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सारे फोर्सेस का वर्क डन निकालना आपको आ गया होगा। ओके, चलिए एक और बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं जिससे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन निकालना और आसान लगेगा। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। बेसिकली मेरे पास एक फोर्स दे रखा है 2xy i कैप माइनस x स्क्वायर g कैप, और मुझसे वर्क डन पूछा है कहां से कहां तक, 0,0 से लेके 2,3 तक, और पाथ क्या दे रखा है, अलग अलग पाथ दे रखे हैं। तो सबसे पहले पाथ को देख के ये बात कंपलसरी मत सोच लेना कि हमेशा जो पाथ दे रखा है तो फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव होगा ही होगा और हमको पाथ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हो सकता है फोर्स कंजर्वेटिव हो जाए और तीनों पाथ के थ्रू हमारा वर्क डन सेम आए, तो तीनों पाथ के थ्रू अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमेशा चेक करो कि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है या नहीं। तो चेक करने का सिंपल सा मेथड, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेट करूंगा 2xy को dx के रिस्पेक्ट में, और 2 और y मेरे पास कांस्टेंट हो जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा x स्क्वायर इंटू y। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, इंटीग्रेट करो माइनस एक्स स्क्वायर को dy के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होके बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर y। क्या दोनों सेम है, क्या नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है, और नॉन कंजर्वेटिव है तो मुझे पाथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और पाथ मुझे सवाल में दे रखे हैं। सबसे पहला जो पाथ है वो है O से लेके C तक, ये है मेरा पाथ O से लेके C तक। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, O से लेके C तक जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट विच इज O से लेके C तक। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सबसे पहले इसका स्लोप, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3 डिवाइडेड बाय बेस विच इज 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो y इज इक्वल्स टू 3/2x, और c तो मेरे पास 0 हो जाएगा। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, तो 0,0 से पास हो रहा है, तो y इज इक्वल टू mx, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, मतलब पाथ मेरे पास आ गया। अब पाथ मेरे पास आ गया तो कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए सॉल्व करना, f मेरे पास क्या है 2xy i कैप माइनस x स्क्वायर j कैप, यस और नो। वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2xy dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर dy। अब मुझे मेरा टारगेट क्या रहेगा कि इसको पूरे को x का फंक्शन बनाना है और इसको पूरे को y का फंक्शन बनाना है, तो यहां पे मुझे y को रिप्लेस करना पड़ेगा, और जो इक्वेशन मेरे पास आई थी वो आई थी y इज इक्वल्स टू 3/2x। चलिए तो y की वैल्यू यहां पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x इंटू 3/2x dx, ये माइनस बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अब x स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y/3, तो ये कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर बाय 9 dy। अब देखो dx के साथ में सिर्फ x का फंक्शन है और dy के साथ में सिर्फ y का फंक्शन है, तो ये 2 से ये 2 गया, 3 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाय 3 माइनस 4/9 बाहर गया, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ बाय 3। अब लिमिट की मैं बात करूं तो लिमिट मेरे पास कितनी है 0,0 से 2,3, तो x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2
और 0 से लेके 3 y की लिमिट हो जाएगी। तो यहां पे आएगी 0 से लेके 2 और यहां पे आएगी 0 से लेके 3। तो ये 3 से ये 3 गया, 2 का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 8 और ये -0 हो जाएगा। माइनस 4/27, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27। तो इससे ये गया, तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आया वर्क डन का वो आया 4 जूल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पाथ देखते हैं। नेक्स्ट पाथ के थ्रू किस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास पाथ है वो है OAC, मतलब O से लेके A तक आप गए, फिर A से लेके C तक गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, O से लेके A तक अलग वर्क डन निकालना पड़ेगा और A से लेके C तक अलग वर्क डन निकालना पड़ेगा। और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली उनको ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से चीजें हो रही होगी। ये मेरे पास x और ये मेरे पास y, ये है मेरे पास पॉइंट विच इज 2,3। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये है O से लेके A तक की। सेकंड पार्ट हम निकालने जा रहे हैं OAC। O से लेके A तक की जब मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस है और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 ये मेरे पास इक्वेशन बन के आएगी। चलिए तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2xy, यही है ना 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर dy। अब गौर से देखो कि y की वैल्यू जब 0 हो गई तो ये वाली टर्म तो मेरे पास हो गई 0, लेकिन O से लेके A तक जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू में आ रहा है। और अगर x की वैल्यू में चेंज आ रहा है तो dy मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब क्या हुआ, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि y इज कांस्टेंट ऑन दिस लाइन। और अगर y कांस्टेंट है तो dy क्या होता है, चेंज इन y, तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे मेरे पास dy 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। और इसके पीछे का कारण क्या होगा कि dy मेरे पास आ गया 0। तो वर्क डन मेरे पास OA के थ्रू जो आएगा वो आएगा 0। अब बात करते हैं A से लेके C तक की। तो सबसे पहले A से लेके C तक की जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन तो बनाओ। तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है मेरे पास 2,0 और ये पॉइंट है 2,3। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, जस्ट अ सेकेंड, यस, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ये जो स्ट्रेट लाइन है A से लेके C तक, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 2। अरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको लिखना आती है ना, इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे x की वैल्यू तो कांस्टेंट है और वो कितनी है 2। तो जब मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगा A से लेके C तक वर्क डन की, तो ये सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2xy dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dy। अब मुझे ये बात पता है कि इस स्ट्रेट लाइन पे x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो dx क्या होता है, चेंज इन x। तो चेंज इन x कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0। और इसके पीछे का कारण क्या है कि dx मेरे पास कितना है, 0 माइनस एक्स स्क्वायर dy, एक्स स्क्वायर dy और इसका इंटीग्रेशन। अब बात समझो कि x की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या मैं x की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर dy, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो -4 इंटीग्रेशन ऑफ dy। और y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 3 तक। तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 3 तक, तो ये हो जाएगा -4 y 0 से लेके 3 तक, तो ये हो जाएगा -3
12 जूल। तो वर्क डन मेरे पास आ जाएगा -12 जूल ए से लेके सी तक। और कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि OAC इसका वर्क डन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0 - 12 which is -12 जूल। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पाथ है वो है OBC। पाथ नंबर 3 जो है वो है OBC। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये मैंने आपको बता दिया O से लेके A और A से लेके C। तो नेक्स्ट आपको करना है O से लेके B और B से लेके C किस तरीके से वर्क डन हम निकालेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। O से लेके B तक क्या होगा, x = 0 और x = 0 तो dy कितना हो जाएगा 0। B से लेके C तक क्या होगा, y = 3। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने OAC सॉल्व किया उसी तरीके से आपको OBC सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ओके, चलिए अब हमारा वो सवाल जिसके 3 पार्ट्स हम लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं, मतलब उस टाइप के 3 सवाल लेक्चर नंबर 1 में हम कर चुके हैं। आज उसका नेक्स्ट टाइप का बारी है। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। बेसिकली मुझे क्या बोल रखा है, फाइंड वर्क डन बाय एफ। इस सवाल को पहले ही बोल दूं, थोड़ा अच्छा सवाल है। नीट वाले तो बिल्कुल ना देखें, नीट वालों आपके लिए आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना। जेई वाले भी जिनका IQ थोड़ा अच्छा है वही इस सवाल को देखिए, काफी बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करिए। क्या बोला है कि एक बॉल यहां पे रखी हुई है और मेरे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। मैं इस बॉल को यहां से यहां लेकर जा रहा हूं और फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है कि वो हमेशा B की तरफ है। पहले सवाल कर रखा है हमने ऐसा, लेकिन उसके अंदर क्या था, फोर्स हमेशा AB के पैरेलल था। इस बार क्या है कि फोर्स हमेशा कुछ इस तरीके से लग रहा है कि वो हमेशा B की तरफ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बॉल यहां पे है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स B। अगर मेरे पास बॉल यहां पे है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स B। अगर मेरे पास बॉल यहां पे है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स B। मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता जा रहा है और डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है तो फोर्स चेंज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए देखते हैं इन तरीके के सवालों को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिक सा फंडा जो मैंने यहाँ पे अपनाया वो ये रहा कि किसी भी एक पॉइंट पे जाके चीजों को सॉल्व करता हूं। लेट्स से मेरे पास किसी भी टाइम पे पार्टिकल कुछ यहां पे और लेट्स से इस टाइम जो पार्टिकल यहां से एंगल बना रहा है, ये जो बॉल यहां से एंगल बना रही है ये है अल्फा। ये एंगल मेरे पास कितना है, अल्फा। अब बात समझो कि फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉल को हल्का सा इत्तू सा डिस्प्लेस कर रहा हूं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं। दिखाने के लिए आपको बड़ा बना रहा हूं, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा है। लेट्स से ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और बॉल यहां आ गई और ये है मेरे पास इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds। और इस दौरान यहां पे जो एंगल बना ये बना मेरे पास d अल्फा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये है मेरे पास फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है अलोंग दिस लाइन, इस तरीके से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब बात समझेंगे कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। अरे फॉर एग्जांपल फोर्स ऐसे कहीं ले जा रहा है, लेकिन अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इधर लग रहा है, यस और नो। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ इस डायरेक्शन में, यस और नो। तो बेसिकली ओवरऑल फंडा क्या निकला मेरे पास
कि मेरे पास जो बॉल डिस्प्लेस हुई वो हुई इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड लेट्स से ये एंगल है मेरे पास थीटा। यस और नो? अब किसी ना किसी तरीके से मैं ये एंगल थीटा निकाल लूं और डीएस निकाल लूं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं डीएस की। तो डीएस मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे ये बात पता है कि ये जो है ये तो रेडियस है, और ये अगर रेडियस है तो डीएस क्या होगा, आर इंटू डी अल्फा। यस और नो? तो डीएस मेरे पास आ जाएगा आर इंटू डी अल्फा। डीएस तो आ गया। अब बारी है इस थीटा निकालने की। अब बात समझो कि ये मेरे पास एक रेडियस आर है और ये भी मेरे पास रेडियस आर है। यस और नो? ये एंगल अल्फा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। और अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो फॉर एग्जांपल आर के सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, आर के सामने वाला एंगल, इस एंगल को मैं अगर बीटा बोल रहा हूं तो इस आर के सामने वाला एंगल भी बीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, ये जो नहीं, ये तो हो गया ओ सी बी, ओ सी बी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ सी बी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स हमारे पास सेम है। तो बेसिक सा फंडा क्या लगा कि ये 90 माइनस अल्फा, ये बीटा, तो ये भी बीटा होगा, आर के सामने वाला एंगल इक्वल होंगे। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि 90 माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा इट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस और नो? तो यहां से ये इस तरफ जाएगा तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 90 प्लस अल्फा। तो 2 बीटा की वैल्यू मेरे पास आई 90 प्लस अल्फा। यस और नो? तो बीटा मेरे पास आ गया 45 प्लस अल्फा बाय 2। तो ये एंगल मेरे पास आया 45 प्लस अल्फा बाय 2। अब बात समझो कि ये तो एक परपेंडिकुलर बनाएगा और डीएस मेरे पास क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि बीटा प्लस थीटा मेरे पास कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां पे मैं क्या बात बोल सकता हूं कि बीटा प्लस थीटा इट शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, या फिर 90 डिग्री, पाई के टर्म में नहीं लिख रहे हैं अभी तक, तो आगे भी नहीं। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू है 45 माइनस अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा 45 माइनस अल्फा बाय 2। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो मेरे पास थीटा आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है वर्क डन के फॉर्मूले में। चलिए देखते हैं वर्क डन मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। छोटे से टाइम के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने कांस्टेंट माना एफ, डीएस मेरे पास आया आर डी अल्फा, और कॉस थीटा की वैल्यू बेसिकली थीटा है मेरे पास 45 माइनस अल्फा बाय 2, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 45 माइनस अल्फा बाय 2। यस और नो? चलिए तो ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस 45 इज 1 बाय रूट 2, कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन ए साइन 45 is again 1 by root 2 into sin b which is sin alpha by 2 into d alpha. Yes or no? This would be my छोटा सा वर्क डन dw. Yes or no? मतलब छोटा सा वर्क डन क्या इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा ही वर्क डन हो जाएगा. My mistake. This would be my work done. Work done and this is work done. अब क्या कर रहा हूं, यहां से 1 by root 2 बाहर ले रहा हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर डिवाइडेड बाय रूट 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू डी अल्फा। अब बात समझो
कि f कांस्टेंट, r कांस्टेंट, √2 कांस्टेंट, तो क्या ये इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे? एफ आर डिवाइडेड बाय √2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू डी अल्फा। अब बात समझो कि ऐसे में छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को लेता चलूंगा तो ओवरऑल ए से लेके बी तक पहुंच जाऊंगा। तो जो पहला एलिमेंट में मानूंगा, छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट में मानूंगा वो कहां मानूंगा? अल्फा की वैल्यू 0 पे। और जो लास्ट डिस्प्लेसमेंट में मानूंगा वो कहां मानूंगा? अल्फा की वैल्यू 90 पे। तो लिमिट क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो लिमिट लगाऊंगा वो लगाऊंगा 0 से लेके 90 डिग्री। यस और नो? चलिए आगे क्या हो जाएगा? एफ आर डिवाइडेड बाय √2 cos अल्फा बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाय 2। यस और नो? और 1/2 भी मेरे पास बाहर आएगा। यस और नो? डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा बाय 2 और 1/2 बाहर आएगा। यस और नो? और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 90 डिग्री तक। तो 1/2 यहां पे बाहर जाएगा तो ओवरऑल मेरे पास क्या बनेगा? ऊपर जाएगा 2 तो √2 एफ आर। साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है साइन 90/2 विच इज साइन 45 विच इज 1/√2 माइनस cos 90/2। cos 90/2 कितना होता है? cos 45 अगेन 1/√2 माइनस साइन 0 कितना होता है? 0 माइनस cos 0 कितना होता है? 1। तो ये 1/√2 से 1/√2 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एफ आर √2। दिस वुड बी माय वर्क डन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और याद करो मैंने आपको बोला था कि आंसर सेम आएगा, लेकिन ये सवाल और वो सवाल दोनों अलग अलग है। आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।